गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री वो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी हिदायत मैं फिर से दूंगा कि कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए आप सब लोग घर रहिए और सुरक्षित रहिए। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से धोएं। बार बार अपने आँखों, मुंह और नाक को हाथों से ना छुएं और बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग करें। मास्क अगर उपलब्ध नहीं है तो किसी भी रुमाल की या किसी भी कपड़े की 3 या 4 परतें बनाकर, लेयर बनाकर उसका उपयोग करें और बिना कोई ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर ना जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से आप सभी को अपने स्टडीज़ का भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप सब लोग स्कूलों से दूर हैं, तो उसी कड़ी में एक सूक्ष्म प्रयास हमारा है, छोटा सा प्रयास हमारा है कि आप लोगों को हम जितना हो सके घर बैठे आपका एजुकेशन का जो मटेरियल है वो अवेलेबल करवा पाएँ। बड़ा ही बेसिक में इसको लेके चलूँगा। आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक टेक्स्ट के रूप में पढ़ने के लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो आपको ईजिली इंटरनेट पर अवेलेबल होंगी और उसका लिंक भी मैंने आपके साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखे हैं उस पर शेयर कर रखा है। वहाँ से आप डाउनलोड करें और मैं एनसीईआरटी के डाउनलोडेड पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको शेयर कर दूंगा और उसके साथ दूसरे नोट्स भी मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। इस वीडियो का मतलब है कि कम समय में हम उन टॉपिक्स को कुछ समझने का प्रयास करें। तो जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ उससे डबल प्रयास आपको भी करना पड़ेगा इसको उतारने के लिए, क्योंकि अगर हम कक्षा में बैठे होते, क्लासरूम में बैठे होते तो हमारे लिए आसान होता इन चीज़ों से इंटरेक्ट हो पाना। तो केमिस्ट्री का जो 11th क्लास का पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक्स कंसेप्ट्स केमिस्ट्री। और उन कंसेप्ट्स में आपको जो पढ़ने को मिलेगा, सबसे पहले छोटा सा स्टडी है मैटर का। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि हम इस चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देन लॉज हैं कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस के, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये सब चीज़ें आपने 9th क्लास में भी डिस्कस की हुई हैं, तो इनको एक हल्का सा हाईलाइटेड वे में हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर मास के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और उससे भी अच्छी एक रोचक जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि मास डिटरमाइन कैसे करने शुरू हुए होंगे, कैसे पता लगा होगा किसी भी आइटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। और इस चैप्टर का स्टार टॉपिक, पूरी ही केमिस्ट्री का स्टार टॉपिक, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली यही टॉपिक इस चैप्टर का जो है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। देन कुछ एप्लीकेशंस है मोल कंसेप्ट्स की, और कुछ फार्मूलाज के बारे में हम पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, हाउ दीज आर डिराइव्ड इन डिफरेंट वेज। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव साइंस इस फर्स्ट टॉपिक के। तो ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए मैं आपको पहले थोड़ा 9th क्लास की बेसिक्स की बात करता हूं कि आप जो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं वो क्या है। आपने 9th क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा है, इसी की बात हम करते हैं। मैटर क्या होता है, 2 टर्म मैं यहां लिख रहा हूं, मैटर एंड एनर्जी।
आप सभी बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि मैटर और एनर्जी क्या है। आपने मैटर के बारे में 9th क्लास में पढ़ा, जैसे मैंने बताया, और एनर्जी आपने डेली लाइफ की चीज़ों में गौर करके देखिए। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। सनलाइट, चेयर जिस पे आप लोग बैठे होंगे, वाटर, आइस, स्टीम, लाइट जो आप प्राप्त करते हैं आपके घरों में लगे हुए बल्ब से, ट्यूबलाइट से, या फिर एलईडी, एलसीडी, जो भी आप लोग कलर फ्लोरेसेंट लैंप भी आप यूज करते हैं। हीट, आप इनके बीच में डिफरेंट क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इनकी, उनके बीच में आप थोड़ा सा सोच के कोशिश करें जानने की कि क्या है। मैं बताता हूं आपको। चेयर तो हैवी ऑब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, काफी सारे हल्के ऑब्जेक्ट्स इसके हैं। ये मेरे पास एक फोन का कवर है जो आप देख पा रहे हैं। इसको मैंने हाथ में उठाया है तो मुझे कुछ इसका मास फील हो रहा है। इससे भी ऐसे ये कपड़ा है, इसको मैंने हाथ में उठाया तो भी मुझे मास फील हो रहा है। और मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये कोई अपैरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है कोई, इसको भी मैं हाथ में उठा रहा हूँ तो मुझे मास फील हो रहा है। इवन मेरे सिर में जो ये बाल हैं उसको भी अगर मैं थोड़ा हाथ में लूँगा तो मुझे फील नहीं होगा, मास होगा। लेकिन अगर अच्छा फाइन इंस्ट्रूमेंट इसका मास कैलकुलेट करने का हो तो वो इसका मास भी आपको बताएगा कि इसका मास है। आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, सुनियारा जिसको आप बोलते हैं, सोनी की दुकान पे आप जाएंगे तो वो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट आप यूज़ करते हैं बहुत छोटा सा बिल्कुल लाइट वेट, उसका भी मास आपको बता देता है इतने तोले का है। तो ये सभी चीज़ें ऐसी आपको दिखाई दे रही हैं जिनका मास होता है। चेयर का मास होता है, आप उठाते हैं भार लगता है। पानी भारी होता है, आप 20 लीटर पानी उठा के देखिए। आइस भी भारी होती है, वेट होता है उसका, मास है इसके पास। स्टीम का भी मास होता है। गैसेस, स्टीम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ गैस को, आइस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ सॉलिड को, और वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ लिक्विड को। मैं इनसे बताना चाहता हूं आपको कि इनका भी मासिस होता है, इनका भी मासिस होता है, इनका भी मासिस होता है, गैसेस का भी मासिस होता है। एग्जांपल के लिए देखिए, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। खाली सिलेंडर जब आप लेके जाते हैं और उसको जब भरवा के लेके आते हैं तो क्या दोनों के भार में डिफरेंस नहीं होता है। तो वो भार किसका है? वो उस खाली सिलेंडर में ही, वो एलपीजी के उस खाली सिलेंडर में ही जो गैस भर दी गई है उसका वेट है। इसमें जो गैस भर दी गई है उसका वेट है, उसकी वजह से वो हैवी हुआ। तो गैसेस का भी भार है, इसका भी भार है, इसका भी भार है, इसका भी भार है। यानी कि ये सब ऐसी चीजें हैं which have mass। क्या सनलाइट का भार होता है? आप सोचेंगे नहीं, सनलाइट का भार नहीं होता। क्या बल्ब की जो लाइट रात में आप अपने कमरे में यूज करते हैं, ट्यूबलाइट की जो लाइट है, एलईडी की जो लाइट है, कलर फ्लोरेसेंस लैंप की जो लाइट है, क्या उनका भार होता है? नहीं। सनलाइट आपके सिर पे गिर रही है, कभी आपको भार का एहसास हुआ? नहीं। हीट एनर्जी, गैस से जो हीट निकलती है जिससे खाना पकता है, पानी गर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक रॉड से जो हीट निकलती है जिससे पानी गर्म हो जाता है। गीजर से जो पानी निकलता है वो पानी गर्म होता है, उस पानी में हीट होती है, हीट एनर्जी। क्या उसका भार होता है? उसका भी भार नहीं होता। तो इनके पास मास नहीं है, नॉट हैव मास। ये ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ एग्जांपल मैंने ऐसे लिखे जिनके पास मास होता है। जिनके पास मास होता है वो सभी मैटर है। जिनके पास मास होता है वो सभी मैटर है। ये मैटर की पहली प्रॉपर्टीज है। मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास। और दूसरी बात ये है जिनका मास होगा वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे, जगह घेरते हैं ये सब।
जिस जगह पे मैं खड़ा हूं या जिस जगह पे ये मार्कर मैंने रख दिया, अगर यहां मैं इसको रखना चाहूं, यहां तो नहीं रखा जा सकता। यहां इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जिसमें मार्कर रखा गया है, इस इंस्ट्रूमेंट को रखना इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसी जगह पे इसको रखना चाहता हूं तो मुझे मार्कर को हटाना पड़ेगा, तब ये यहां इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, इसमें स्थान घेरेगा। ये पर्टिकुलर स्थान जो था इस मार्कर ने घेर लिया। यहां इस इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए मुझे मार्कर को खिसकाना पड़ेगा, तब ये उसकी जगह पे आएगा। जैसे मार्कर ने स्थान घेरा, वैसे ही एक कटोरी में अगर पानी डाल दिया जाए, उस पानी ने उस कटोरी के अंदर का सारा स्थान घेर लिया और मैं उसके अंदर मार्कर डालना चाहता हूँ, स्थान पे मार्कर लेके आना चाहता हूँ, तो जैसे ही मार्कर अंदर जाएगा, पानी उतने वॉल्यूम से वहां हट जाएगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, पूरी भरी हुई बाल्टी, सुना होगा उसके बारे में आपने। पूरी भरी हुई बाल्टी आपने देखा भी होगा, पूरा भरा हुआ टब पानी से, उसमें अगर हल्का सा मार्कर भी आप डालेंगे तो मार्कर के बराबर का पानी के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उतनी जगह इस मार्कर ने ऑक्यूपाई कर ली। इवन गैसेस भी, ये जो हवा है इस वातावरण में आप देख पा रहे हैं, इस हवा ने भी अपना स्थान घेर रखा है, इस एयर ने भी अपना स्थान घेर रखा है। इस स्थान पर एयर है, अब इस स्थान पर एयर है। ये जो मार्कर के अंदर मैंने गोला बनाया है, ये गोल जगह जो बनाई है मैंने, इसके अंदर जितनी भी एयर है उसका स्थान, वो स्थान उसने घेर रखा है। जैसे ही मेरा हाथ जा रहा है, वो हाथ वहां से उस एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस करके वहां पे मेरा हाथ वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि गैसेस ने भी, लिक्विड ने भी, सॉलिड ने भी, ऐसी जो चीजें जिनका हाथ होता है वो स्थान भी घेरती हैं। सनलाइट स्थान नहीं घेरती, सनलाइट स्थान नहीं घेरती है, ना ही उसे डिस्प्लेस करना पड़ता है, तभी तो उसकी शैडो बनती है, तभी तो उसकी शैडो बनती है। सीधी रेखा में वो मूव कर रही है, यहां हाथ आप लेके तो वो यहां रुक गई, पीछे सनलाइट नहीं है, आपने डिस्प्लेस नहीं किया, उसको रोक दिया उसको आगे जाने से। ये मैटर ऐसी चीजें हैं जो मास रखती हैं और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो मैंने इन एग्जांपल से आपको हल्का सा याद दिलवाया है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कि मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें, ऐसी कुछ भी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई, एंड हैव मास। वो क्या है? मैटर है। और दोस्तों केमिस्ट्री जो है, वो केमिस्ट्री विषय जो है वो साइंस का वो पार्ट है, विज्ञान का वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस which concerned with the study of matter। मैटर क्या है उसके बारे में पढ़ना। वो क्या है? वो साइंस की ब्रांच जो मैटर की स्टडी के बारे में पढ़ती है, वो विज्ञान की शाखा, वो विज्ञान का हिस्सा, वो विज्ञान का पार्ट जो मैटर की स्टडी के बारे में पढ़ता है, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वर्ड बना इजिप्ट का एक वर्ड है कीमिया, केमिया, और इस केमिया का मतलब होता है ब्लैक इन कलर। इजिप्ट की जो मिट्टी है, मिट्टी उसका रंग काला होता है, ब्लैक कलर की होती है। क्योंकि वहां के लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मिट्टी में मिलने वाली चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया। मिट्टी से बहुत सारी टाइप की चीजें निकलती थी, मेटल्स निकल रही हैं और निकल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी से मिलने वाली चीजें मिट्टी से ही जुड़ी हुई हैं, और मिट्टी की चीजों को अध्ययन करना, मिट्टी काले रंग की है तो उन्होंने इसका नाम रखा केमिया, और केमिया वर्ड से बना केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री इज डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर जनरली आप आपके आसपास देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो सब धरती से ही जुड़े हुए हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस वहीं से ही बनती है।
तो इस तरीके से केमिस्ट्री का नाम दिया गया। बट केमिस्ट्री है क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर के बारे में मैंने आपको बताया, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। आप इसके बारे में और ज्यादा भी पढ़ चुके हैं, ये तो शुरुआत थी तो मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो आप सब बच्चे जानते हैं मैटर के बारे में, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए नया नहीं है। मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और दूसरी चीज एक लिखी जाती है, एंड विच कैन बी फेल्ट विद एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। और आपको बैठ के यहाँ लग रहा होगा कि आप 9th क्लास में बैठे हैं दोबारा से, तो 1 या 2 दिन आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि हम वही रिविजन्स कर रहे हैं जो आप पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, उसी को रिवाइज कर रहे हैं हम, उसी की रिवीजन हम कर रहे हैं। विच कैन बी फेल्ट विद एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस का हल्का सा मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। जैसे कि आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, सॉरी आप नहीं, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं ऐसे हाथ लगा के चलता हूँ, देखता हूँ कुछ भी नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं, और मैंने जैसे इसको टच किया मेरी स्किन से, स्किन एक मेरी सेंस है, उससे मैंने इसको टच किया, मुझे पता लगा कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हो सकता है, तो मैंने फील किया इसको, तो मुझे पता लगा मैटर है। सुन के पता लग सकता है, आप नहीं देख पा रहे हैं तो आवाज से पता लग रहा है आपको पता लग गया कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को नीचे किसी टेबल पे या फ्लोर पे कहीं ना कहीं टकराया है। ये सुन के पता लगाया जा सकता है, ईयर आईज देख के पता लगा जा सकता है, स्किन से टच करके, टेस्ट से पता लगा सकते हैं। लैब में हमें टेस्ट करने के लिए मिलते थे, ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए मिलता था, तो हम लोगों को जब अंदाजा हो जाता था कि ये ग्लूकोज है, कौन सा कंपाउंड है ग्लूकोज। करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी ऐसा, कभी भी आप लैब में केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई भी केमिकल को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक खतरनाक केमिकल हो सकता है, हार्मफुल केमिकल हो सकता है। तो हम लोग वहाँ पे गलत तरीके से केमिकल्स को टच करके देख लिया करते थे, टेस्ट करके देख लिया करते थे। हमें लगा कि ये शुगर जैसा ग्लूकोज जैसा लग रहा है, टेस्ट करके देखा स्वीट इन टेस्ट, तो हम कह दिया करते इसमें ग्लूकोज है, फिर हम ग्लूकोज के टेस्ट करते, उसमें आसानी से पता लग जाता था कि ग्लूकोज। टेस्ट करने से पहले हम लोग टेस्ट कर लिया करते थे, लेकिन वो तरीका गलत है, वो आपको कभी नहीं करना है। स्मेल से पता लगाया जा सकता है, पर उसमें कहीं हलवा बन रहा है, आपको भूख लगी है, उसकी खुशबू आती है, आपको पता लगा देते हो, आप देखते हैं कि क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है, इट मीन्स कि वहाँ वो मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फेल्ट विद एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो ये मैटर के बारे में हल्का सा आइडिया। एंड द स्टडी ऑफ मैटर इज व्हाट? स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। मैटर किन फॉर्म में आपने देखा मैटर? अभी मैंने एक छोटे से एग्जांपल भी लिखे थे, आपने किन फॉर्म में मैटर को देखा? 2 तरीके से। एक वो कैसा होता है फिजिकल। मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था ना, मैंने कहा था ना केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, तो मैटर की क्या स्टडी करते हैं? हम मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं? 2 टाइप की बेसिकली आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ भी उन्हीं के बेसिस पे बात कर रहे हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का साधारण सा मतलब आपको बताता हूँ, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी अवस्था क्या है, रंग रूप आकार कैसे हैं, और उसके विचार कैसे हैं, वो केमिकल है। किससे कैसे वो रिएक्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर भी मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अदर इज केमिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल पहला लेक्चर आपका दोस्तों, तो घबराइएगा मत बिल्कुल भी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। तो जरूरी है कि आप साथ साथ इसको कवर करते चलें, और ऐसा भी मत सोचिएगा कि ये बड़ा सिंपल है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में ये छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो गलत भी हो जाते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपने मैटर की कितनी फिजिक्स देखी, कितने रंग रूप आकार विचार देखे। तो बेसिकली ये स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहा है यहाँ फिजिकल क्लासिफिकेशन में, ये स्टेट्स की बात कर रहा है। स्टेट्स मतलब हिंदी में आप बोलते हो अवस्था। तो कितनी अवस्थाओं में आपने मैटर देखा है? पदार्थ, सीधी बात है भैया कि पदार्थ कितने प्रकार के देखे हैं आपने? या देखे होंगे पीने वाले पदार्थ,
या खाने वाले पदार्थ या स्मेल से फील करने वाले पदार्थ, तो उन्हीं अवस्थाओं की बात ही कर रहा है। बेसिकली आप जितने भी पदार्थ देखते हो आप तीन अवस्थाओं में देखते हो, वन इज सॉलिड, अदर इज लिक्विड एंड अनदर वन इज गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, यही है। 99.9% मैटर इन्हीं तीन अवस्थाओं में मिलता है। तो ज़्यादातर आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ही लिखा, कुछ बुक्स में तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस लिख के छोड़ देता है कि मैटर की तीन ही अवस्थाएं हैं। वो गलत नहीं है, वो ठीक है, ज़्यादातर मैटर इसी अवस्था में है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से दो और अवस्थाएं मैटर्स के लिखी जाने लगी हैं। वन इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बैक। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आप लोगों ने सुना होगा, जब भी किसी बड़े व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो न्यूज़ में हम देखते हैं, जब उसका दाह संस्कार किया जाता है तो लिखा आता है कि फला 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 का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। अब वो पंच तत्व क्या है? पंच तत्व में विलीन होने का मतलब है, पंच मीन्स फाइव, पांच, तत्व मीन्स एलिमेंट्स, 5 टाइप ऑफ स्टेट्स, ये वो पांच तत्व हैं। पंच महाभूत से हमारा बॉडी बना है, यानी कि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसेज हो सकता है, कुछ प्लाज्मा भी हो, कुछ बैक भी हो। तो यही है हमारे जो पंच तत्व हैं। वो नाम जो लिखे गए हैं वो है, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। लॉकडाउन में आप सभी बच्चों के लिए एक सीरियल चल रहा है शक्तिमान। शक्तिमान में आपने देखा होगा, वो उसमें दिखाते भी हैं ये पांच चीज़ें। उसकी बॉडी से कई बार वैसे तपस्या में बैठ जाता है, उसकी बॉडी से 5 एलिमेंट्स निकलते हैं कुछ। तो पृथ्वी सिंबलाइज सॉलिड, जल सिंबलाइज लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स हैं, वायु सिंबलाइजेस गैसेस, अग्नि मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है इसमें कुछ डाउट हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, इसके ऊपर मैं कहीं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा। मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टेट में जो प्लाज्मा बताया गया है, इट सिंबलाइजेस अग्नि, हमारे पंच महाभूतों में, एंड आकाश सिंबलाइजेस बैक, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या ये, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। तो सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका डेफिनेट रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, डेफिनेट शेप रखते हैं, सब कुछ डेफिनेट होते हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में कल बात करूँगा। लिक्विड्स क्या होते हैं जिनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन शेप्स जिस कंटेनर में जाते हैं वैसी ही शेप्स वो गेन कर लेते हैं, उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। गैसेज जो है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, ये दोनों फ्लूइड्स कहलाए जाते हैं। फ्लूइडिटी होती है, बहने की क्षमता होती है, हवा भी बहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पानी भी आप गिरा देंगे एक जगह से दूसरी जगह तक बह के चला जाता है। प्लाज्मा और प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिकली पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हाईली एनर्जेटिकली पार्टिकल्स। तो मुझे लगता है अग्नि इसको सिंबलाइज करती है। और बैक में बहुत माइक्रो पार्टिकल्स, तो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर जिनको कंडेंसेट फॉर्म में जो मिलते हैं उनको बैक कहा जाता है। इनकी डिटेल में बातें हम करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बैक। दूसरा है केमिस्ट्री के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। तो दो तरीके हैं क्लासीफाई करने के। वन इज बेसिकली क्लासिफिकेशन, तो यही है, एक टाइप ऑफ मैटर तो यही है, ये तो उनकी स्टेट्स है, किस किस फॉर्म में आपको मैटर मिलता है उसकी स्टेट्स है। क्लासिफिकेशन ये है। केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला जो टाइप है वो है प्योर सब्सटेंसेस, मैटर के ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कोई मिलावट ना हो, जो बिल्कुल सभी जगह से एक जैसा हो, एक ही प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। एंड दूसरा है मिक्सचर, इनके बारे में भी बात करेंगे, दोनों के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस हमारी केमिस्ट्री में दो ही हैं, इधर वो होना चाहिए एलिमेंट और वो होनी चाहिए कंपाउंड। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
इनकी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे दोनों की। होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंशियल मिक्सचर क्या है, पूरा क्लासिफाई पढ़ेंगे। एक हल्का सा चार्ट मैंने बना के दिया है, मैटर कितने टाइप में आप कह सकते हैं। फिजिकली अगर बात करेंगे तो आपको वो 5 अवस्थाओं में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, इम्पैक्ट। और केमिकली आप कहेंगे तो वो 2 फॉर्म में आपको मिलता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के हैं, एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है। आपको मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ, 9th क्लास का नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। एलिमेंट जैसे आप हाइड्रोजन की बात सुनी होगी आपने, कार्बन के बारे में सुना होगा, आयरन के बारे में सुना होगा, गोल्ड के बारे में सुना होगा, कॉपर के बारे में सुना होगा, ये सभी एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं कंपाउंड। H2O की बात आप करते हैं, CO2 के बारे में आपने पढ़ा होगा, HCl आप जानते हैं, है ना। तो ये कंपाउंड्स हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इन्हीं कंपाउंड्स का आपस में मेल करवाया जाता है। तो 2 तरीके का मेल, एक सब जगह से जो एक जैसा, उसको होमोजेनियस बोलते हैं, और दूसरा हेटेरोजेनियस। इनकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये मैटर के क्लासिफिकेशन है। आपने अपनी रफ नोटबुक पे ये मैटर के क्लासिफिकेशन चार्ट को बनाना है। बुक में भी ऐसा कैसा बना हुआ है, आपको एटलीस्ट चार्ट की ये फॉर्म याद जरूर हो कि मैटर के डेफिनेशंस में मैटर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, और ये 4 आपको पता होना चाहिए डेफिनेशंस। बाकी जो है इनमें सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, बैक क्या है, प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं, मिक्सचर कौन से हैं, इनको कैसे डिफाइन करना है और इनके क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बस इतना सा ही पढ़ाऊंगा, बहुत थोड़ा आज का फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है, तो ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं देते हुए आप सब बच्चे इसको, आप अपनी NCERT की बुक जो PDF फॉर्म में आपको मिले ग्रुप में, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल है पुरानी बुक आपके ब्रदर की या किसी की, वो बुक लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, PDF फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से आप इतना सा टॉपिक पढ़ें और कोशिश करें कि 9th क्लास का जो चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर, उन दोनों चैप्टर्स को आपको जब भी समय मिले उनको जरूर रिवाइज करें, वो बहुत जरूरी है। 11th क्लास में 9th क्लास की साइंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम विराम देते हुए, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।